दर्शकों, क्या आप जानते हैं ये चुनाव महज चुनाव नहीं है, बल्कि देश की सियासत को नया आयाम देने का एक रण भी है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि क्या अगर विपक्ष को बहुमत मिलता है तो हर साल देश में एक पीएम नया देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष के एक देश पांच प्रधान वाले प्लान का खुलासा किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर विपक्ष की सत्ता आई तो हर साल देश में नया प्रधानमंत्री होगा। अगर ऐसा हुआ तो देश की तरक्की रुकेगी, दुनिया में भी देश की किरकिरी होगी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश को आगाह किया और कहा कि यह देश परचून की दुकान नहीं है, जो विपक्षी नेता बारी बारी से अपने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को पूरी करेंगे। दरअसल संजय राउत ने एक बयान में कहा था कि एक साल में 2 प्रधानमंत्री बनाए, 4 प्रधानमंत्री बनाए। इससे बीजेपी को क्या मतलब है? लेकिन मतलब तो है, बेशक बीजेपी का ना हो, लेकिन देश को मतलब है, मुझे मतलब है। देश को जानना है, दर्शकों को जानना है, व्यूअर्स को जानना है कि जिस गठबंधन को वोट अगर दिया जा रहा है तो आखिर उसका चेहरा कौन होगा। क्या विपक्ष को यह बताना नहीं चाहिए कि उसके पास पीएम पद के कितने दावेदार हैं और किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है? क्या विपक्ष को यह नहीं बताना चाहिए कि बहुमत मिला तो पीएम पद को लेकर कोई सिर फुटौल नहीं होगी और वहां पर तुष्टीकरण वाली पॉलिसी नहीं लाई जाएगी? और क्या मोदी और अमित शाह को अभी से विपक्ष की रणनीति से डर लगने लग गया है? क्या वो अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को 5 पीएम का डर दिखा रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज एक बड़ी डिबेट, बड़ी बहस, सबका हिसाब होगा। मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपके सामने सवाल भी रख देता हूं। इस डिबेट में हमारे जो अहम सवाल है वो आपके सामने है। पीएम पद को लेकर विपक्ष में सिर फुटौल क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और क्या वाकई अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर साल एक नया पीएम देखने को मिलेगा? और क्या पीएम मोदी और अमित शाह को कम सीटें आने का डर है, सत्ता जाने का डर है, इसलिए 5 पीएम की बात की जा रही है? पहले एक रिपोर्ट। हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है। हम 4 बनाएंगे, एक साल में 2 बनाएंगे। संजय राउत का ये बयान कई सवाल खड़े कर गए। अव्वल तो ये कि विपक्ष अगर चुनाव जीत गया तो क्या हर साल नया प्रधानमंत्री होगा? मोदी और शाह ने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। क्या देश को ऐसे परिस्थिति में छोड़ सकते हैं क्या? तो दुनिया के लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? एक साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है। देश का सबसे बड़ा चुनाव अपने सबसे अहम पड़ाव पर है। विरोधी मोदी को ललकार रहे हैं तो मोदी है जो 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सियासी घमासान का नया मैदान बन चुका है। देखिए, एक हुकुमशाह होने से अच्छा है इस देश में एक तानाशाह 10 साल राज कर रहा है। एक तानाशाह जिसको हमने डेमोक्रेटिक तरीके से चुन कर दिया था, वो तानाशाह बन गया। उससे अच्छा है कि ये एक मिलीजुली सरकार यहाँ बने, देश चलाए। और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है। हम 4 बनाएंगे, एक साल में 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही की तरफ नहीं जाने देंगे। विपक्ष का लगभग हर बड़ा नेता मन ही मन खुद को प्रधानमंत्री ही समझता है। लेकिन अगर वाकई विपक्ष को बहुमत मिल गया तो क्या हर साल देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा? मोदी और शाह ने यही सवाल विरोधियों से पूछा है। जो रील्स में, सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कहते हैं, उस पर इंडी गठबंधन बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप इस एक साल एक पीएम वाले फॉर्मूले से सहमत है क्या? 5 साल में 5 पीएम आपको मंजूर है क्या?
तो दुनिया के लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? एक एक साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है। इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। विपक्ष इस चुनाव को देश और लोकतंत्र बचाने का चुनाव कहता है। विरोधी मोदी को मात देने के लिए एक मंच पर जुटे जरूर हैं, लेकिन क्या कोई एक चेहरा ऐसा है जिस पर सारे विपक्षी नेता एकमत हों? अगर बहुमत मिल भी गया तो क्या किसी एक चेहरे पर विरोधी एकमत हो पाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, ज़ेबा खान, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर मानवी छुल्लर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, संजय चक्रवर्ती, नेता टीएमसी, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, दर्शकों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं इस डिबेट में। मैं सभी विपक्षी नेताओं का सबसे पहले आकलन लूंगा, उसके बाद में बीजेपी और सौरभ दुबे जी के पास जाऊंगा इसको एनालिसिस करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं मानवीर छिल्लर और ज़ेबा खान का रुख करूंगा। ज़ेबा खान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक साल 5 पीएम का क्या फॉर्मूला है? जी, ये 1 साल 5 पीएम का हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह भाजपा लगातार देश में जनता के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर झूठ फैला रही है, उसी ये एजेंडा है। नहीं, संजय राउत, भाजपा इस एजेंडे में सक्सेस मानवीर नहीं छिल्लर होगी। जी, ज़ेबा खान जी, ज़ेबा खान जी, जी, ज़ेबा खान जी, ये संजय राउत का बयान है। वो अभी बयान हमने सुनवाया आपको। वो कह रहे हैं कि हम 2 पीएम बनाए, 4 पीएम बनाए, 6 पीएम बनाए साल में, उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना। भाजपा अपनी चिंता करे और मैं तो खुश हूं इस बात से कि पीएम मोदी ये मानने को अब तैयार हो गए हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। देखिए, सुनिए ना मेरी बात। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मेरी बात बहुत खुश है कि चलो भाजपा और देश की जनता देख चुकी है भाजपा के झूठ को, और जो महिला के लिए बातें करते थे, ये पूरा झूठ की पोल देश के सामने खुल चुकी है। इस तरफ प्रज्वल रेवन्ना जी, जो हसन सीट से उनके एमपी कैंडिडेट थे, उन्होंने महिलाओं का किस तरह शोषण किया है, और इस तरह भाजपा की सोच कितनी गंदी है महिलाओं के लिए। नहीं, ज़ेबा जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। सुनिए ना मेरी बात। मैंने आपसे पूछा कि ये 4 पीएम का 5 पीएम का फॉर्मूला क्या है। आप सिंपल से इसका जवाब दे दीजिए। बाकी मुद्दे, बाकी न्यूज मुझे पता है, मैं दिन भर न्यूज पढ़ता हूं और सुनाता हूं दर्शकों को कि कर्नाटक में क्या हुआ, प्रज्वल रेवन्ना केस क्या है, सारी खबरें दर्शकों को पता है, जनता को भी पता है। आप मुझे बताइए, पीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला क्या है? क्या राहुल गांधी पीएम होंगे? मुद्दे पर आइए ज़ेबा खान जी, पॉइंट पर आइए। क्या राहुल गांधी पीएम पद के कैंडिडेट हैं? राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन को जब लोग वोट कर रहे हैं तो ये मानकर चलें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है ज़ेबा खान जी? जी। क्या विपक्षी गठबंधन को जब लोग वोट कर रहे हैं तो वो ये मान के चलें कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट हैं? देखिए, किसी ना किसी के फेस पर तो विश्वास करके ही जनता वोट दे रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया गठबंधन का, और जिस तरह राहुल गांधी जी ने 2 ऐतिहासिक यात्राएं की हैं, और राहुल गांधी जी जिस तरह देश की जनता के साथ खड़े हैं और देश की जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, देश की जनता का विश्वास राहुल गांधी पर है, और देश की जनता राहुल गांधी को पसंद करती है, और उम्मीद के किरण है राहुल गांधी जी। इस लोकतंत्र के डूबती हुई नैया के उम्मीद है राहुल गांधी जी। और चलिए, एक कैंडिडेट विपक्षी इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक कैंडिडेट मुझे मिल गया, मैं नाम नोट कर लेता हूं, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं अब चलता हूं फराज किदवई जी के पास, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता, उसके बाद संजय चक्रवर्ती जी के पास जाऊंगा। फराज किदवई जी, क्या विपक्षी गठबंधन को जब जो भी लोग वोट कर रहे हैं उस ओर, क्या वो मान के चले कि अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। ऑप्शन है, मैं बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, मैं भी ऑप्शन ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए।
जी विवेक जी। लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो है वो तय होगा 4 जून को, जब मौजूदा प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बैठ करके तय कर लेगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है, जो इसका एरिया है, जो इसका साइज है, वो कई यूरोपियन कंट्रीज से मतलब कई गुना बड़ा है। इसमें कम से कम 10 यूरोपियन कंट्रीज आ सकती हैं। तो जिस उत्तर प्रदेश को 2012 से लेकर के 2017 तक जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बेहतरीन इकोनॉमी दी, जिस बेहतरीन तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाया है, तो मुझे लगता है, और ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। क्यों ना बने, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये तय होगा 4 जून के बाद। 4 जून के बाद जी दावेदारी तो रहेगी सर ना, दावेदारी तो रहेगी ना। 80 सीटों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो अखिलेश यादव की दावेदारी तो सबसे ऊपर बननी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी 50 सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश से जा रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही जाता है। बहुत शानदार सर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश है कि जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये तय करेगी जब मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे 4 जून को, और कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी इंडिया अलायंस की बैठेगी, उसमें जो तय होगा उसको सब लोग मानेंगे। जी ठीक है। मैं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि एक साल 5 पीएम कैसे होंगे और कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट विपक्षी गठबंधन की तरफ से आ सकते हैं। मैं आम आदमी पार्टी का रुख करूंगा। मानवीर छिल्लर जी, आपके तरफ से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इंडिया ब्लॉक को सफिशिएंट सीटें मिलती हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे? देखिए सर, मैं ये एक बात के साथ बात शुरू करूंगा कि इस कदर ना हर बात यारों से पूछो, जो बात राज की है वो इशारों से पूछो। राजनीति में इशारे बहुत काम के होते हैं और बहुत बड़ा कुछ बयानों से भी बड़ी चीजें कह जाते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी ने ये बात कह करके इशारा कर दिया है कि वो बुरी तरह डरे हुए हैं और बीजेपी की सरकार जाने वाली है, और किसकी सरकार आने वाली है ये उनके बयान से, उनके इशारे से स्पष्ट हो गया है। और रही बात प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की, देखिए हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है उसमें सबसे पहले चुनाव होता है, उसमें एमपी जीत करके आते हैं, फिर वो अपना नेता चुनते हैं। तो जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। जनता उस प्रोसीजर को फॉलो करती है, हम उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जनता प्रोसीजर तब फॉलो करेगी ना जब उनको पता होगा। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स तो तभी वोट करेंगे ना जब उनको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट में अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम है। अब वो वोट कर दें और पता चले कि राहुल गांधी जी का नाम टॉप पे चल रहा है तो फिर उनके साथ तो धोखा हो जाएगा। विवेक जी, पूरे इंडिया गठबंधन में बहुत काबिल और सशक्त नेता है जो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे कांग्रेस है, सभी में और सभी इस काबिल है और काबिल तो है। हर साल पीएम थोड़ी बदलते रहेंगे सर। डॉक्टर साहब, हर साल पीएम बदलेंगे क्या? देखिए देश का काम कैसे होगा तब? हर 6 महीने में एक पीएम मिलेगा, हर साल 2 प्रधानमंत्री बनेंगे, पता चलेगा शपथ ग्रहण और विदाई में ही पूरा 5 साल चला गया। विवेक जी, वो एक बात है कि अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं चाचा कहती। आप वो बातें कर रहे हैं जो चीजें होनी है धरातल पर आनी है। डॉक्टर साहब, जब ये बात होती थी, सुनिए, अब मेरी बात अगर मगर छोड़ दिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब पूरा कर लीजिएगा। चाची की मूछें होती तो चाचा होते ना, ये कहावत तब भी कही जा रही थी जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात की जाती थी। जब हम पूछते थे कि आप दोनों अलायंस करेंगे तो आप लोग कहते थे अगर चाची की मूछें होते तो चाचा कहलाते। तो आप लोग फिर वही कर रहे हैं आज। ये जो अगर मगर की राजनीति है वो बीजेपी करती है, और अगर मगर से डर के वो जो आज जनता के बीच में भ्रम फैलाना चाह रही है, वो भ्रम जनता जाग चुकी है। और पहले 2 दौर के मतदान में जनता के गुस्से की गर्मी से बीजेपी का कमल का फूल, सर वो कमल फूल खिल रहा है नहीं खिल रहा है, हाथ का साथ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो जनता पे छोड़ दीजिए।
आज हम इस डिबेट में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं और क्या एक साल में 5 पीएम वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है जिसकी बात की जा रही है। मैं संजय जी का रुख करूं, लेकिन पहले मैं सौरभ दुबे जी का रुख। ही नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है आज के दिन। मुद्दा बीजेपी को हरा करके सर आपके नेता संजय राउत आप लोगों के गठबंधन के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि भाई हम 2 पीएम बनाए, 4 पीएम बनाए। प्रधानमंत्री देश का होता है कि किसी गठबंधन का होता है? कैसी बातें कर रहे हैं? बीजेपी वालों को क्या मतलब है? बीजेपी अपना अरे तो सर देश को मतलब तो है ना, हम लोगों को तो मतलब है, 140 करोड़ देशवासियों को तो मतलब है, जो आपको वोट कर रहा है उसको तो मतलब है, या सिर्फ अलायंस को मतलब है कि हमारा पीएम ऐसा होगा, हमारा पीएम सिर्फ हमारे लिए काम करेगा? देखिए, हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होता। लोकतंत्र किसके लिए? पार्टियों के लिए कि लोगों के लिए? आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ देश को ले जाना चाह रहे हैं। आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ डॉक्टर साहब कहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूं, लोकतंत्र लोगों के लिए कि पार्टियों के लिए कि भाई हम अपना नेता बाद में चुन लेंगे? बिल्कुल, पहले चुनाव होता है, चुनाव में एमपी चुन के आते हैं, जब फिर वो अपना नेता चुनते हैं। प्रधानमंत्री जो है सबसे बाद में चुने जाते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पहले चुनाव एमपी का हो रहा है, चुनाव प्रधानमंत्री का हो रहा है। यूपी में पहले एमपी का चुनाव होगा। एमपी अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे या डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनेंगे? नहीं तो एमपी किसको चुनेंगे? प्रधानमंत्री का एमपी किसको चुनेंगे? का बटन, विवेक जी, जो वोट का बटन दबाएंगे वो एमपी के लिए दबाएंगे या प्रधानमंत्री के लिए दबाएंगे? वहां पे तो वो तो आप बताइए ना, लिखा होगा क्या? आप बताइए, वहां प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा होगा क्या? तो फिर एक साल में 5 पीएम की बात कैसे कर रहे हैं आप लोग? सांसद का नाम लिखा होगा या डॉक्टर साहब एक साल में संजय राउत कैसे कह रहे हैं हम 4 प्रधानमंत्री बना देंगे? वोट सांसद के नाम पे होगी। सांसद वही तो आपसे पूछ रहा हूं, तो राउत साहब ये दावा कैसे कर रहे हैं 4 पीएम बना देंगे? आप लोग तो कह रहे हैं सांसद चुन रहे हैं। आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं राउत साहब के बयान को। उन्होंने अपनी खिन्न प्रकट की है कि कैसे बीजेपी, मतलब अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट तो है ना, मैंने मिस इंटरप्रेट किया, चलिए मैं माफी चाहता हूं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन में इतने शीर्ष सशक्त नेता हैं जो कि सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, और ये जब सांसद चुने जाएंगे, सांसद निर्णय लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ पर सौरभ दुबे का रुख करूं, उससे पहले मैं मुकेश त्यागी जी के पास जा रहा हूं। मुकेश त्यागी जी, क्या मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है संजय राउत के बयान को, या फिर विपक्ष के महागठबंधन के नेताओं के बयान को, या फिर चुनाव से पहले लग रहा है कि महागठबंधन को मेजॉरिटी मिल सकती है, इसलिए इस तरह के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही कि एक देश में 5 प्रधानमंत्री दिए जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा? मुकेश त्यागी जी, इसके बाद मैं संजय जी और सौरभ जी आपका रुख कर रहा हूं। वो एक अंग्रेजी में कहावत है, नेवर काउंट योर एग्स बिफोर देयर हेस्ट। मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में, और ऐतिहासिक रूप से मैं देखा जाए तो इससे बड़ा राजनीतिक चुटकुला या उपहास मैंने अपने जीवन में नहीं सुना है कि 5 प्रधानमंत्री की परिकल्पना की जा रही है। हम लोग जैसे कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर जा रहा है और वो इंजन है कि नहीं, बोले इंजन तो नहीं है जी, कहाँ जाएगी पता नहीं कहाँ जाएगी। अरे आप 140 करोड़ की जनता के अंदर गंभीरता से पेश आइए। ये क्या कहना है 5 प्रधानमंत्री बनेंगे 5 बार? मतलब कोalition सरकार को लेकर के, प्रवीण जी आपको इतिहास मालूम है कितनी कमजोर और चरमरा जाती है सरकार। अब जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उनकी सरकार जब गिरने वाली थी, जब वो 1-2-3 एग्रीमेंट यूएस के साथ हुआ था तो बड़ी, लेफ्ट फ्रंट ने उनसे विड्रॉ किया तो बड़ी मुश्किल से वो उनकी सरकार बची थी। तो ये जो कोalition का परिकल्पना कर रहे हैं देश के आगे, क्या ये इतना बड़ा, मैं समझता हूं कि मजाक कर रहे हैं। जनता देख रही है कि इनका कोई हेड नहीं है, इनका ना हेड है ना टेल है। ऐसे हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वोट दे सकती है? यहां तो एक सशक्त प्रधानमंत्री खड़े हैं जिन्होंने लगातार पिछले 10 वर्षों से निरंतर अपनी पॉलिसीज के माध्यम से देश को ऐसे स्थान पे ले गए कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी टुडे और तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, और विकसित देश में जो है 2047 तक अमृतकाल महोत्सव तक पहुंचाने का संकल्प है। इनको यही नहीं पता। मैं समझता हूँ संजय राउत के या तो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस प्रकार की बातें करना कि 5 प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे बताइए प्रवीण जी, जब इनकी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी तो ममता बनर्जी ने कहा कि इनको बना दीजिए प्रधानमंत्री, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया उन्होंने, तो इनके सबके चेहरे उतर गए। उधर जब वहां पर इनकी बैठकें हो रही थी बंबई में, इन्होंने अपने अपने नेताओं के सबके पोस्टर लगाए थे। मैं समझता हूँ उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से धोखा दे चुके हैं, वो भी सपना देख रहे हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुरा भौंका है और ओपनली उन्होंने हमारे साथ जो समझौता किया था, तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में है। अगर मान लीजिए इनका मिनिमम वर्क
प्रोग्राम बन भी जाता है तो क्या गारंटी कि एक दूसरे के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे? ये एक दूसरे में घुसेबाजी चलेगी, वहां तो एक सर्कस बन जाएगा। हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो, पहला प्रधानमंत्री का है मैं नहीं छोड़ूंगा, दूसरा अगर बन भी गया दूसरा प्रधानमंत्री, अगर उद्धव ठाकरे बन गए तो वो तो मैं समझता हूँ 5 साल तक छोड़ेंगे नहीं और उससे पहली सरकार गिर पड़ेगी। तो किस प्रकार का ये उपहास और इस प्रकार के वक्तव्य को सपोर्ट करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही कष्टदायक है। बिल्कुल। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परचून की दुकान तो नहीं है कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री, हर साल 5 प्रधानमंत्री चुन लें आप लोग। इसके लिए भी अगर इस तरह की बातें की जा रही है तो ये बहुत सतहीन, बेसलेस बातें हैं। लेकिन आपने बताया कि हेडलेस कोएलिशन आप कह रहे हैं इसे, कि कोई सिर ही नहीं है, कोई कप्तान ही नजर नहीं आता है। मैं खैर इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, मैं टीएमसी के हमारे प्रवक्ता जो है संजय जी के पास जा रहा हूं। संजय जी, मुझे बताइए कि ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल से 42 सीटें हैं, अगर 35-40 सीटें ले आती हैं तो एक प्रबल दावेदार हो सकती हैं प्रधानमंत्री की, आपकी नजर में? मैं इस पे जवाब देता हूं। ये जो हेडलेस वाली बात बोल रहे थे, हाँ। तो ये भूल गए कि अभी उत्तराखंड में 5 साल में 4 सीएम बदले थे। याद है? नहीं याद है, भूल गए। और अभी जब चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो राजस्थान में कोई चेहरा नहीं था, मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं था, छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं था, सब बिना चेहरे के लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के जब पहली बार चुनाव हुआ था 2017 में, तब भी बिना चेहरे के लड़ाई हुई और उसके बाद जीतने के 18 दिन तक आपस में लातम घूसम होता रहा कि कौन सीएम बनेगा। 18 दिन तक सीएम घोषणा नहीं हो पाई। और ये बात करते हैं इस तरीके से हेडलेस। ठीक है, मैं आपका सवाल ले लूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता से। वो मैं आता हूं जी बोलिए। अभी मैं थोड़ी सी बात बोल देता हूं मैं अभी उसके बाद। 400 पार का नारे लगाने वाले आज 5 पीएम की बात कर रहे हैं, तो वो अपना 400 पार का नारा जो है वो भूल चुके हैं। ये है हार का डर। और पहली बार मोदी जी जो है वो विपक्ष की जो है पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। ये बड़ा मतलब आश्चर्यजनक बात है। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अपनी उपलब्धियों को गिनाने की बजाय वो विपक्ष के नेताओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कभी मुसलमान, कभी मंगलसूत्र, कभी कुछ। आज ये हार का डर, और ये डर अच्छा है। ये अच्छा है कि आपने क्या बोया है और वो अब काटने की बारी आ चुकी है। अब रही बात ममता बनर्जी की बात, तो ममता बनर्जी तो अभी तो लोकसभा के इलेक्शन ही नहीं लड़ रही है, तो वो तो केवल सिर्फ उन्होंने पहले कभी भी नहीं कहा था कि हम पीएम कैंडिडेट हैं। उन्होंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है पहले ही प्रमोट किया हुआ था। वो बात अलग बात है कि वो उस चीज को आगे नहीं बढ़ा, लेकिन वो कभी भी अपने आप को ना, हम लोग बोलते हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, और हमारी तरफ से कोई भी नहीं बोलता। अगर जोश में आकर के कोई कार्यकर्ता बोलता है तो वो बात अलग है, कार्यकर्ताओं का हक बनता है कि वो इस तरीके से बातें करे। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी ऑफिशियली किसी ने भी इस बात को नहीं कहा कि ममता जी ने प्रधानमंत्री। तो राहुल जी को सपोर्ट रहेगा आप लोगों का? गठबंधन है, देखिए कोई भी बने, ये आज तो तय हो गई ना। 5 प्रधानमंत्री बोला है, जो पहले बोलते थे मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, तो आज मान तो रहे ना कि 5 प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक से बढ़कर एक लोग हैं। तो इन्होंने मान लिया इस चीज को लेकर के, ये डर बैठ जाए। नहीं, 2 राउंड ही हुए हैं, 5 राउंड बाकी। आप उसको जैसे डिकोड करें वो आपके ऊपर है। देखिए, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को कैसे डिकोड करता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। कोई पार्टी तो बीजेपी के बयान को कैसे डिकोड करेगी वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देश में 5 पीएम का फॉर्मूला चलेगा क्या? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें उठी, उन्होंने किसी ने कुछ बताया होगा, उन्होंने अपनी अपनी राय दे दी। लेकिन ये जो है, जो प्रधानमंत्री आज इसको एक जनसभा में आकर के बोल रहे हैं, ये हास्यास्पद है। इस तरीके से बातें बोलना कि हास्यास्पद, खुद तो जो है कभी जीवन में अरे एक तो भी जो है, आप लोग मीटिंग करके एक नाम दे दीजिए तो डिबेट ही खत्म हो जाएगा। अरे तो सुन तो लीजिए, हम भी तो यही पूछ रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए था, क्यों नहीं बताया? 18 दिन तक क्यों लड़ते रहे? क्यों जो है अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो है चुनाव उन्होंने नहीं बताया तो आप भी नहीं बताएंगे? वो जीतने के बाद हम लोग के पास बीजेपी को फॉलो कैंडिडेट की कोई कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है, कोई चीज फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ 1977 में जिस तरीके से जब जनता पार्टी की शासन में है, उस समय भी कोई तय नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हम लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं।
हम लोग लड़ रहे हैं और हम उसको जीतेंगे और बड़ी भारी बहुमत जीतेंगे, और ये बात आरएसएस के इंटरनल सर्वे में भी मान लिया गया है। ठीक है, आरएसएस के इंटरनल सर्वे में भी आ गया है। सौरभ जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं संजय जी काफी स्मार्ट है, वो तो अपनी बात बड़ी स्मार्टली रख गए वो, लेकिन 3 दावेदारी तो इस डिबेट में ही आ गई। राहुल गांधी जी की तरफ से भी आई, अखिलेश जी की तरफ से भी आई, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी आई, और टीएमसी माने ना माने, लेकिन टीएमसी के अंदर से भी इस तरह की बातें आती रहती हैं। हालांकि संजय जी कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं कोई कार्यकर्ता ऐसा बोल गया हो तो उसका पता नहीं। लेकिन ये जो फॉर्मूले की बात की जा रही है और जो मल्टीपल दावेदारी है, इसको लेकर अगर देखा जाए तो क्या ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास कोई ठोस रणनीति है, सौरभ दुबे जी? नहीं, इसको रणनीति तो नहीं कहते। अब देखिए, मुझे तो जब आपका डिबेट शुरू हुआ तो बहुत हंसी आ रही थी। जिस प्रकार से विपक्ष ने बोला है 5-5 प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अभी जिन जिन प्रवक्ताओं से आपने पूछा, उन्होंने अपनी अपनी राय दी, तो बात तो वही हो गई ना कि गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा इन लोगों के महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। इसीलिए आज तक ममता बनर्जी ने तो पहले ही दूरी बना ली थी। और मजे की बात क्या है, देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है ना, वो देखने का अधिकार सबको है। पहली बात तो वैकेंसी है नहीं, बिना वैकेंसी के विलाप चल रहा है। अभी जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है, वो छूटते ही उन्होंने अखिलेश यादव जी का नाम ले दिया कि भैया प्रधानमंत्री तो अखिलेश यादव जी बनेंगे। अरे भैया, आपने गठबंधन किया है राहुल गांधी जी के साथ और पहले ही पीठ में छुरा मारने लगे। अभी आप लोगों ने तय नहीं किया कि प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन यहाँ पर दावेदारी अखिलेश यादव जी की आ गई। अभी आप आरजेडी के प्रवक्ता होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, वो लालू प्रसाद यादव जी की निश्चित रूप से दावेदारी कर देंगे। और अभी ये टीएमसी के नेता हैं तो शांत, क्योंकि इन्होंने गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। टीएमसी अकेले लड़ रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन जिस दिन अगर सत्ता में, अगर हालांकि ऐसा दूर दूर तक 2047 तक तो होने वाला है नहीं, कभी अगर ऐसी सत्ता में आने का चांस मिला तो टीएमसी ममता बनर्जी जो है वो सबसे पहले अपना अधिकार मांगेंगी कि भैया ये बताओ कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति क्या है, कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री अगर बनाने की बात करेंगे ये, तो पूछेंगी ना वो कि वहां पर राजनीतिक हैसियत कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है, और समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस की हैसियत पूछेगी वहां पर राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है। भाई, मध्य प्रदेश में लोग जो खत्म है, राजस्थान के अंदर खत्म है, गुजरात के अंदर खत्म है, उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी खत्म है, और जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, बताइए आप 2 सीट अगर जीतने की आपकी दिख रही है, गुंजाइश लग रही है, क्या आप 2 सीट के प्रधानमंत्री तय कर देंगे? मतलब अगर अखिलेश यादव बाई चांस जीत गए या ठीक है, मैं फराज की वजह से इसका जवाब दूंगा, लेकिन सौरभ जी से पहले मुझे एक बात बताइए। मुझे उससे पहले सौरभ जी, मुझे उससे पहले एक बात बताइए। मुझे उससे पहले, आप कह रहे हैं 2047 तक कोई सीन ही नहीं है, ठीक बात है, आप कह रहे हैं 2047 तक कोई सीन ही नहीं है, बिना वैकेंसी के विलाप है, बिना वैकेंसी के विलाप आप कह रहे हैं, तो फिर इस तरह के बयानों को खींच कर निकाले, मैं आ रहा हूं ज़ेबा, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, इस तरह के बयानों को हवा देने का मतलब क्या है कि 5 PM बना देंगे, या फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, संपत्ति लूट ली जाएगी, आपसे आपका पैसा छीन लिया जाएगा, इस तरह की बातें। अगर आप 2047 को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है, भाई अभी तो 20 साल तक तो कुछ हिलना डुलना ही नहीं, 25 साल तक कहीं कुछ नहीं जाना है। देखिए, ये बयान तो उन्हीं के लोगों ने दिया है ना भाई। सैम पित्रोदा जी ने ही कहा ना, विरासत टैक्स की बात तो उन्होंने की है कि आप और मैं जो पैसा कमा रहे हैं उसका 55% जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। हम जो मेहनत से अगर अपना एक फ्लैट खरीदते हैं, उस फ्लैट का आधा पैसा हमको पहले सरकार को देना पड़ जाएगा बुढ़ापे में। ये तो उनके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। हालांकि हमारा नहीं जाएगा, ये कांग्रेस के लोगों का लेंगे, टीएमसी के लोगों का लेंगे, ये विपक्ष के लोगों का जाएगा, क्योंकि हम तो इस विचार के साथ ही नहीं है। हमें पता है जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है तब तक जनता को ऐसा कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी जनता को लगातार लुभावने वादे देती है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल सौरभ भाई ये था कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है, दो में से एक ही चीज हो सकती है ना। आपने सैम पित्रोदा की बात कर ली, मैं देखिए फिर आप लोग न्यूज मुझे बताने लग जाते हैं। मैं भी न्यूज दिन भर दर्शकों को सुनाता ही रहता हूं, मैं कह रहा हूं न्यूज मुझे पता है। आप लोग बताइए कॉन्फिडेंट है कि नहीं है 47 तक के लिए? बिल्कुल कॉन्फिडेंट। संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। की बात हो रही है जी, 282 पे थे, 303 सेवा कुछ कहना चाह रही है, सेवा जी कहिए। आगे 500 की बात होगी, 2047 तक 500 भी आंकड़ा छुएंगे। ठीक है, सेवा जी कुछ कहना चाह रही है, 500 तक जाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष 5 PM ढूंढ रहा है, 500 तक जाइए। जेबा वो कह रहे हैं 500 तक जाने की बात करें, विपक्ष 5 PM ढूंढ रहा है। सौरभ जी प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए।
जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का टाइम टू टाइम स्टेटमेंट चेंज हो रहा है और पूरी भाजपा का, ये दर्शाता है कि भाजपा को पता है 2 चरण के चुनाव में गुब्बारा जो 400 पार का था वो फूट चुका है और भाजपा को पता है कि इनकी स्थिति बहुत खराब है, वो तो पहले से ही खराब थी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे हर स्टेटमेंट को प्रधानमंत्री जी तोड़ मरोड़ के देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो को गलत तरीके से देश के सामने पेश किया गया, मंगलसूत्र के बारे में जिक्र किया गया और हर तरह से, तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, भाजपा डरी हुई है। भाजपा को पता है कि उनकी हालत खराब है और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है। अब देश की जनता को फिर से गुमराह करने के लिए जेबा जी, अगर आपकी परमिशन हो, एक प्रश्न है, बस एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। जेबा जी, एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दे दूंगा मैं। एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के पद को आप स्वीकार कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के पद के लिए अखिलेश यादव जी का नाम अभी आपके चैनल पर लिया गया, अभी लाइव लिया गया है यहाँ पर समाजवादी पार्टी। ठीक है, पूरा कर लीजिए सौरभ जी, करती हैं? सौरभ जी उनको पूरा कर लीजिए, उनको पूरा कर लेने दीजिए। एक एक करके बोलिए प्लीज, एक करके बोलिए, एक कर। देखिए, मेरे डिबेट में एक डेकोरम मेंटेन करने की मैं कोशिश करता हूं। मेरे साथ जितने वरिष्ठ सहयोगी रहते हैं, मेरे साथ जितने भी मेरे वरिष्ठ मेहमान यहाँ पर मौजूद रहते हैं, सभी ये जानते हैं मैं इस बात का पक्षधर नहीं रहता कि कोई एक पर एक बोले, क्योंकि अगर एक की बात सामने आएगी तो दूसरे की बात पता चलेगी, आरोप प्रत्यारोप क्लियर होंगे। तो इसलिए जेबा को पूरा करने दीजिए, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। जेबा, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। प्रधानमंत्री जी को इंडिया गठबंधन के विपक्ष की पूरी चिंता है, पर रेवन्ना रेड्डी जी जो जिनके लिए वो 10 दिन पहले तक प्रचार कर रहे थे, वो देश छोड़कर भाग जाते हैं, इतनी महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, यौन शोषण करते हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और देखिए, जब उनके लीडर्स खुद मना कर रहे थे बीजेपी के कि आप इन्हें प्रज्वल रेवन्ना को टिकट मत दीजिए, पर जानते हुए भी बीजेपी ने, अमित शाह ने टिकट दिया। ये देश की महिलाएं देख रही हैं कि भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक सेकंड, मैं इसका जवाब मुकेश त्यागी से इसका जवाब लूंगा, उसके बाद में मुकेश त्यागी से जवाब लेने के बाद उसके बाद में फराज किदवई जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं डिबेट उस तरफ तो नहीं कर रहा था, लेकिन आपने एलिगेशन लगाया तो मैं मुकेश त्यागी जी से जवाब ले लेता हूं उसका। जी, पूरा देश देख रहा है मणिपुर की महिलाओं के साथ भाजपा ने क्या किया, और प्रज्वल रेवन्ना जैसे अपराधी जो शोषण किए हैं महिलाओं को, उनको टिकट देते, ये प्रधानमंत्री का चेहरा है और ठीक है। जेबा खान, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। वुमेन सिक्योरिटी के मामले को लेकर सवाल है मुकेश जी। मैं इस बार खुद यकीन मानिए, मैं फील्ड पर गया, मैंने रिपोर्टिंग की। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस दिन इलेक्शन था तो मैंने लोगों से भी बातचीत की, मैंने कई महिलाओं से भी बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना था कि वुमेन सिक्योरिटी का मामला बहुत टॉप प्रायोरिटी पर है। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, सोसाइटी में सुरक्षा एक बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और बहुत टॉप मोस्ट मुद्दा है इस बार के इलेक्शन में। तो और जो बात जेबा कह रहे हैं वुमेन सिक्योरिटी को लेकर, क्या इस मामले को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर आप लोगों का जवाब क्या मुकेश जी? मैं समझता हूं कि जेबा जी शायद बहुत ज़्यादा बौखला चुकी हैं, क्योंकि उनकी परास जो है बहुत निकट है और 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रकार के लांछन लगाना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं समझता हूँ बिल्कुल निराधार है। एक सेकंड जेबा जी बोलने दीजिए, मैंने जेबा जी बोलने दीजिए, आपने बोला, मैंने बीच में बोला नहीं, फिर देखिए बोले जा रही। अरे भाई, आप सुनने की भी तो सुनने का तो रखिए। अब मुझे ये प्रवीण जी जरा चुप कराइए तो मैं बोलूं। जेबा जी एक सेकंड, फर्क नहीं पड़ता है तो हमें तो होगी परेशानी। ठीक है, मुकेश त्यागी जी का जवाब। मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं कि आप लोग मणिपुर पे नहीं कहते, प्रज्वल रेवन्ना पर नहीं कहते। मुकेश त्यागी जी का जवाब लेने दीजिए, उसके बाद में डिबेट पर वापस लौटूंगा। जी, मुझे आप ये मुझे बताइए, पार्लियामेंट का स्पेशल ज्वाइंट सेशन प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया, किस लिए बुलाया? जरा महिला सशक्तिकरण के लिए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि महिलाओं के प्रति जो सम्मान मोदी जी का है, और राष्ट्रपति भारत की महिला है, स्क्रीन पर लीजिए, इससे बड़ा सशक्ति। बोलिए मुकेश त्यागी जी, पूरा कीजिए। नहीं, मुझे बताइए, भारत की जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो महिला को समर्पित किया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी को। तो ये महिला के प्रति सम्मान नहीं है? मुझे बताइए कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर और यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ये महिला रह चुकी है, निर्मला सीतारमण जी, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज।
आपको कितने नाम गिना है? महिलाओं के प्रति ज्वाइंट स्पेशल सेशन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है सबसे पहली बार। और योगी जी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, शोषण होता था, शाम को 5 बजे अंधेरे में निकलने के लिए तैयार नहीं होती थी, अखिलेश यादव के टाइम में वहां पर आज खुलकर के सांस ले रही हैं। और जिस प्रकार से खुला शौच, ओपन डेफिकेशन, बेचारी महिलाएं जाती थी खेतों में सुबह 4 बजे उठ करके, उनके लिए अगर किसी ने बाथरूम का निर्माण करने का काम किया है तो मोदी जी ने वो सोच देखी कि भाई महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से समाज के अंदर एक शोषण किया जाता है और उनके लिए शौचालय का प्रबंध कराया गया। अरे कितने प्रमाण दें आपको महिलाओं के सशक्तिकरण के, तमाम सशक्तिकरण के प्रमाण। और मोदी जी के ऊपर आप उंगली उठाने के 1-2 इधर उधर के किस्से उठा करके आप पूरे उसको काला करना चाहें तो वो आपकी सफल नहीं होगी षड्यंत्र। मोदी जी का जो मैं यही कह रहा हूं कि समर्पण महिलाओं के प्रति पूर्ण है। ठीक है, मैं फराज किदवई जी के पास जा रहा हूं। फराज किदवई जी, चूंकि टॉपिक नहीं था, हालांकि ज़िबा खान ने सवाल उठाया था तो इस पर मैंने मुकेश जी का जवाब ले लिया। मैं उस पर वापस लौटता हूं डिबेट के टॉपिक पर। एक तरफ बीजेपी कह रही कि 2047 तक, सौरभ दुबे कह रहे थे कि अब 500 पार कर जाएंगे, विपक्ष कह रहा है हम 5 PM बनाए, उसे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। क्या विजन को लेकर कहीं कोई क्लैरिटी नहीं बनती दिख रही है क्या, अगर हम दोनों तरफ से बातचीत करें? विवेक जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सौरभ जी आपके चैनल पर झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने बोला कि मैं कह रहा हूं कि जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं और आप रिवाइंड करा लीजिएगा और पूरी मजबूती से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ये दिली इच्छा है कि कि आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, ये मेरी अपनी पर्सनल एज अ कार्यकर्ता इच्छा है। लेकिन 4 जून के बाद इस देश के जो सबसे फ्लॉप प्रधानमंत्री हैं, जब उनके नाम के आगे पूर्व लग जाएगा, उसके बाद हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको तय करेगी समाजवादी पार्टी उसका समर्थन देगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं सौरभ दुबे जी से बोलना चाहता हूं कि शायद सौरभ दुबे जी सीए हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको अगर हटा करके सौरभ दुबे जी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो सौरभ दुबे जी इस देश को अच्छा चला लेंगे, बजाय इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। क्योंकि प्रधानमंत्री जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पिछले 10 साल में देश को किस किस चीज का तोहफा दिया? 25% इन्फ्लेशन का, 25% सब्जियों के इन्फ्लेशन का तोहफा दिया। पिछले 40 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी का तोहफा दिया। उन्होंने देश की जनता को लाइन में लगा दिया और काला धन तो नहीं आ पाया, लेकिन 99.9% जो है वो काला धन सफेद होकर के आ गया। दूसरी बात, मुकेश त्यागी जी अब मुझे टाइम दीजिए। मुकेश त्यागी जी ने बोला कि इन्होंने ओपन डेफिकेशन फ्री का इन्होंने बात कही। 2 अक्टूबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री ने इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला और उन्होंने बोला कि इंडिया इज अ ओपन डेफिकेशन फ्री, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बोलता है। विवेक जी, आप उसकी रिपोर्ट निकाल करके पढ़ लीजिएगा कि आज भी इस देश के 25% हाउस होल्ड जो हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं है, एंड दे डेफिकेट इन द ओपन। अगर प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं और मुकेश त्यागी जी सही बोल रहे हैं तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा कुछ और बोलता है। अब आ जाइए आप मुकेश त्यागी जी की तीसरे सवाल पर। इन्होंने तो कोलेशन पॉलिटिक्स पर ही सवाल उठा दिया। बोल रहे हैं कि कोलेशन पॉलिटिक्स में जो कोलेशन गवर्नमेंट होती है वो परफॉर्म नहीं कर पाती है। अगर आपके इस सम्मानित चैनल के जरिए अनुप्रिया पटेल जी, संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी अगर ये सुन रहे हैं तो सुने भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र और चेहरा कि ये लोग रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहते हैं। ये एक बार नहीं, कई बार इनके बड़े बड़े नेताओं ने कह चुके हैं और आज आपके चैनल पर आप देख लीजिएगा, आप इसको रिवाइंड करके ये खतरा तो रहता है। देखिए, अगर एक पार्टी के पास नियर टू मेजॉरिटी नहीं है, फराज किदवई जी, जो एटॉमिक डील यूएस के साथ हुई मनमोहन सरकार के टाइम में, जब लेफ्ट ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, उसमें मौजूदा जो गवर्नमेंट थी वो खतरे में आ गई थी। उसके बाद बाहर से एसपी बीएसपी के समर्थन के बाद वो सरकार बची, बाहर से समर्थन करने के बाद दूसरी पार्टी ने सपोर्ट किया, तो ये एक खतरा बना रहता है। मैं इस डिबेट पे नहीं जा रहा, लेकिन आपने कहा कि भाई
सौरभ जी को आपने कहा कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं और वो देश को अच्छा चला सकते हैं। मैं भी तो बैठा हूं। मोदी जी से अच्छे प्रधानमंत्री होंगे सौरभ जी, मेरी काबिलियत मोदी जी से अच्छे प्रधानमंत्री होंगे। नहीं फराज किदवई जी, मेरी काबिलियत भी तो देखिए, मैं एक अच्छा वक्ता हूं, मैं अच्छे तरीके से बोल सकता हूं, मुझे भी कह सकते थे आपने सौरभ जी को चुना। मुझे इस बात का अफसोस है आपने सौरभ जी को चुना। विवेक जी मैं आपके ऊपर भी आ रहा हूं। विवेक जी मैं आपके ऊपर भी आ रहा हूं। मेरे ऊपर भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं सुनिए तो नहीं मुझे छोड़ दीजिए। सर सुनिए तो, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। जी बोलिए बोलिए विवेक जी 20 सेकंड, विवेक जी 20 सेकंड दीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई और इंडिया डेली लाइफ को बहुत बहुत बधाई, जो उसने अपने कार्यक्रम का नाम रखा सबका हिसाब होगा, क्योंकि जनता हिसाब करने जा रही है 4 जून। सबका हिसाब होगा 4 जून को, भारतीय जनता 4 जून को जरूर देखिए सबका हिसाब होगा इंडिया डेली पर। 4 जून को सबका हिसाब होगा, सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर और कहीं पर भी नहीं। लेकिन एक सवाल छोटा सा, फराज जी आपने कहा कि भाई हम अगर मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो हम प्रधानमंत्री भी चुन लेंगे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक संयोजक का नाम बता दीजिए। आप लोगों ने गठबंधन तो बना ही लिया होगा, कोई एक संयोजक तो होगा। फराज किदवई जी बता रहा हूं, सुनिए, इस देश की 140 करोड़ जनता इंडिया की संयोजक है। घुमा के बात हमारे यहाँ ये नहीं होता है। फराज किदवई जी नहीं, पब्लिक मीटिंग नहीं है, रैली नहीं है। आपने संयोजक का नाम बताया, मुझे घुमाइए मत। हमारे अलायंस में मैं नेताओं वाली लाइन मत बोलिए, आप मुझे बताइए संयोजक का नाम बताइए। विवेक जी सुन लीजिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है सर। हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री कोई तो कोई कन्वीनर होगा ना। मैं लोकतंत्र में भी तो कन्वीनर होते हैं सर। लोकतंत्र में कोई, सुनिए, लोकतंत्र में कन्वीनर चुने जाते हैं, सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं। वही मैं बोलना चाह रहा था। गठबंधन बना तो कोई कन्वीनर तो होगा। मैं चलिए प्रधानमंत्री कैंडिडेट की मैंने बात ही छोड़ दी। आप लोगों का जब हम जीत कर आ जाएंगे तब हम देख लेंगे। विवेक जी ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं है, नेशनल अनडेमोक्रेटिक अलायंस और भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी नहीं है कि जो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करके एक नया मुख्यमंत्री दे देगी, मध्य प्रदेश में सेलेक्ट कर देगी मुख्यमंत्री। मानवीर छिल्लर जी, चलिए संयोजक वाली बात आप ही बता दीजिए। आप लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री हम बाद में चुन लेंगे, इंडिया गठबंधन में कैंडिडेट की और नेताओं की कोई कमी नहीं। चलिए बात मैं भी मानता हूं, कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं, काबिल नेताओं की कोई कमी नहीं है, सारे अच्छे नेता हो सकते हैं। लेकिन कोई अब संयोजक बता दिए, कोई संयोजक होगा, कोई कन्वीनर होगा आज की तारीख में जो पूरे अलायंस को एक साथ लेकर चल रहा होगा। जिस भूमिका में नीतीश कुमार आए थे उस भूमिका में आज के दौर में कौन है? क्या अखिलेश यादव जी हैं, क्या ममता बनर्जी जी हैं, क्या राहुल गांधी जी हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी हैं, क्या संजय सिंह जी हैं, क्या सुनीता केजरीवाल जी हैं, क्या आतिशी हैं, क्या सौरभ भारद्वाज? आप मुझे बताइए कोई किसी एक नेता का नाम। सुन लीजिए विवेक जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज डिबेट में आपने बीजेपी के 2 प्रवक्ता बुला रखे हैं। एक जो दुबे जी हैं वो कह रहे हैं कि हम 2047 तक रहेंगे, वो कह रहे हैं कि हम 500 पार जाएंगे। वो बीजेपी ये नहीं देख रहे कि वो आज राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में बैठे बीजेपी के प्रवक्ता की मोदी कह रहे हैं 2047 विकसित भारत की बात। सौरभ जी उनको बोलने दीजिए। ठीक है सौरभ जी, आपके पास आऊंगा, आप नोट कर लीजिए, काउंटर कर लीजिएगा, उनको पूरा कर लेने दीजिए। विवेक जी, मानवीर जी को बोल लेना। मानवीर जी बोलिए। विवेक जी इसके बाद आता हूँ मैं। सौरभ जी एक सेकंड। अभी देखिए, आपको फराज जी देश का प्रधानमंत्री चुन रहे थे, अभी आपको इन्होंने बीजेपी प्रवक्ता चुन लिया। अभी आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत सारे पोस्ट मिलने वाले, लेकिन मानवीर जी का जवाब पूरा होने दीजिए। इसके साथ ही देखिए विवेक जी, जो 5 प्रधानमंत्री वाली बात है वो इंडिया गठबंधन ने या उनके किसी भी नेता ने नहीं कही है। ये अगर मगर की राजनीति, ये बयान मोदी जी का बयान है। और इसको अब पैकेजिंग, सुनिए सर, पैकेजिंग करके अब आप इसको लेबल करके ये सोच रहे हैं कि इंडिया अलायंस का ये बयान है। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस देश की 140 करोड़ जनता है, वो इंडिया गठबंधन की संयोजक है। उन्होंने ही इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया है, उन्होंने ही यह आदेश दिया है कि तानाशाह को हटाना है और देश में लोकतंत्र को मोदी जी भी कहते हैं कि 140 करोड़ की सरकार है, मैं तो प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री हुई ही नहीं। वही लाइन आप लोग कह रहे हैं कि 140 करोड़ संयोजक हैं। सर कोई कन्वीनर तो होगा, अभी प्रधानमंत्री नहीं है, कोई एक ऐसा आदमी होगा जो एक हिंदुस्तान समन्वय का काम कर रहा होगा। एक व्यक्ति हिंदुस्तान का वो इंडिया गठबंधन का कन्वीनर है और इंडिया गठबंधन जनता की जन भावना के अनुसार 140 करोड़ में मोदी जी भी आते हैं, अमित शाह भी आते हैं, राजनाथ सिंह भी आते हैं, अमित शाह बिल्कुल सभी इंडिया गठबंधन के कन्वीनर हैं। तभी तो कहा, उन्होंने कह तो दिया कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री होगा,
उनके प्रधानमंत्री बदले जाएंगे। उन्होंने ये मान लिया ना कि प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का होगा, ये तो मान लिया ना। आप इस बात पे क्यों नहीं जा रहे कि आज उन्होंने अपनी हार की बौखलाहट को स्वीकार कर लिया। अब वो ये तो कह नहीं सकते कि मैं हार रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इशारे को समझिए, जनता को इशारा दे दिया जी। मतलब अब इंडिया संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब सारी बात बताएंगे लेकिन बिल्कुल सारी कहानी सुनाएंगे, कन्वीनर नहीं बताएंगे। विवेक जी, एक बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने, जेबा जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने एक आंकड़ा दिया कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो मैं उनको बता दूं कि इंडिया 114th रैंक 114वें नंबर पर है पर कैपिटा जीडीपी इनकम में जी। तो आबादी भी तो है सर 140 करोड़ की, इसीलिए सर जीडीपी, इसीलिए पर कैपिटा में कैलकुलेट कीजिए, आबादी में मत कीजिए। पर कैपिटा में 114th 114वां स्थान है। कितने सशक्त प्रधानमंत्री हैं कि उनको 50 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ का कर्जा पार कर गया। आप मोदी जी का विकल्प, आप मोदी जी का विकल्प क्या दे रहे हैं? हिंदुस्तान की जनता, इंडिया गठबंधन मोदी जी का विकल्प है। हिंदुस्तान की गठबंधन नहीं, नेता सर, नेता सर, नेता हिंदुस्तान की जनता अपने अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश जी, राहुल जी, ममता जी। इंडिया 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 विकल्प है, इंडिया विकल्प है सर। देश का नाम, तानाशाही का जी, मोदी जी की तानाशाही, आप नहीं बताएंगे, गोल गोल घुमाएंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे। गोल गोल नहीं, इंडिया विकल्प है, जनता ने दिया है। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, की राजनीति नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब आऊंगा वापस आपके पास। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जेबा मैं आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी, अभी आपने, संजय जी आपसे बहुत उम्मीद है, आप ही बता पाएंगे कुछ। मैं आपसे, मैं और मेरे व्यूअर्स, मैं सौरभ जी एक सेकंड आ रहा हूं, सुनिए ना। मैं और मेरे व्यूअर्स आप ही से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। कुछ काम अगर हो सकता है वो टीएमसी की तरफ से ही हो सकता है, कोई क्लैरिटी आ सकती है, टीएमसी कर सकती है। देखिए, उम्मीद मत लगाइए, मैं केवल क्लियर करना चाहता हूँ। अभी आपने कई प्रवक्ताओं से पूछा कि संयोजक कौन है, संयोजक कौन है, प्रधानमंत्री नहीं बता सकते, संयोजक बता दीजिए। चलिए, अभी हमारा गठबंधन शुरू हुआ है 1 साल पहले। 1 साल के अंदर हम लोगों ने कई मीटिंग्स भी कर ली, कई हम लोगों ने प्रोग्राम भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, तभी जाकर के आज हम लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बंगाल में हमने गठबंधन क्यों नहीं किया, उसका कारण ये था कि हम इंडिया गठबंधन में थे, हैं और रहेंगे। ये बात ममता दीदी ने पहले भी कहा, आप भी कह रही हैं। ममता दीदी की सीधी टक्कर वहां पे बीजेपी के साथ है। यही वजह से जो है वो नहीं चाहते थे कि किसी भी जगह पे हम कमजोर पड़े और बीजेपी को ताकत मिले। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है, हम तो अभी 1 साल पहले हमारा गठबंधन बना, इनका तो एनडीए जो गठबंधन है ये तो सालों 5 साल पुराना। पिछले 10 साल में कौन संयोजक है, पहले ये बता दीजिए हमें। यहाँ के भाजपा के 2 बैठे हैं, जो काम बीजेपी करेगी वही आप लोग करेंगे, जो काम बीजेपी नहीं करेगी वो आप लोग नहीं करेंगे। नहीं, सुन लीजिए। मैं आपके लिए भी फिर वही मुहावरा बोलूंगा, गोल गोल घुमाएंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे आप। नहीं, गोल नहीं घुमा रहा, मैं गोल नहीं घुमा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीधी बात बोल रहा हूँ। बताइए ना। तो इनका जब कोई संयोजक आज तक नहीं है, आज तक 10 साल में। अरे फिर उनका छोड़िए ना, फिर आप बोलते हो, फिर कहते हैं उनको हटाना है, फिर उनका करते हैं। आपको उनको हटाना है कि नहीं हटाना है? राष्ट्रीय आपको उनको हटाना है ना, तो उनका मत कीजिए, अपना बताइए आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष की इनकी वो रहती है कि अमित शाह जब चाहे जहां पकड़ के वो हटा के बैठा देते हैं उनको। तो ये तो हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा हुआ। रही बात ये है कि संजय राउत के बयान को अगर मोदी जी का डर था तो मोदी जी ने इसको, मैं तो सर मैंने तो कॉन्सेशन दे दिया, मैं तो बार्गेन करने के लिए भी तैयार हूँ प्रधानमंत्री। आप छोड़ दीजिए वो बात, मैं तो बार्गेन करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं 10 का 2 में या 2 का 4 में कर लीजिए, क्योंकि आप लोग प्रधानमंत्री नहीं बता रहे तो कन्वीनर ही बता दीजिए। मैं तो कन्वीनर के नाम पर संतोष करने के लिए तैयार है, मेरे व्यूअर्स उतने में मान जाएंगे। मैं व्यूअर्स की तरफ से आपको प्रॉमिस करता हूं। बताइए, कन्वीनर बता दीजिए। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर संजय राउत जी के बयान को मोदी जी कोड ना करते और अमित शाह कोड ना करते तो शायद महाराष्ट्र के पेपर में भी ना छपता सामना के अलावा। लेकिन उन्होंने कोड करके पूरे देश के अंदर ये चर्चा का विषय कर दिया कि अब प्रधानमंत्री जी को खतरा दिखने लग गया है। ये कोड करके प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रहे थे कि ये मजाक बना देंगे, तो मजाक ना बना करके इनका डर जो था, अंदर के अंदर का जो डर है वो डर दिख गया। फिर मैंने कहा कि जनता पार्टी का शासन जब हम लोग का 1977 में बना था तो वो कांग्रेस के विरोध में बना था, कोई भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं था और फिर भी है बहुत भारी बहुमत से जनता पार्टी जीत करके आई थी, केवल इसलिए कि तानाशाही से लोग तंग आ गए थे। और वही चीज अब फिर से आ गया, रिपीट आ गया
कि तानाशाही इतनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब जनता केवल ठीक है, मैं मुकेश त्यागी जी के पास जा रहा हूँ। मुकेश त्यागी जी, आप वोट दिया जाए। संजय जी के आरोपों का जवाब दीजिए प्लीज। मुकेश जी, देखिए ये 77 की बात कर रहे हैं, 80 में जो है 77 का गठबंधन गिर पड़ा था। तो ये कहना, मैं समझता हूँ कि म्यूजिकल चेयर बन के रह गई है इनकी, कि कौन बनेगा कन्वीनर, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अरे चुनाव सर पे खड़े हुए हैं, आपको यही नहीं पता कि आपका सर कहाँ है, पैर कहाँ है। मतलब इसको कहते हैं कि उत्तराखंड के 4 सीएम थे सूत, सर। अरे आप बोलने दीजिए, सूत ना कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठा। आपस में आप लोग इतनी, सुनिए ममता बनर्जी, विवेक जी, ममता बनर्जी कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम कह चुकी है, बी टीम की, आप कांग्रेस की बी टीम है। ये जो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को इसलिए हटाया, सागर डीगी का इनकी एकता कब हुई बताइए जरा। सागर डीगी का जब जीती कांग्रेस तो ममता बनर्जी ने उनको तुरंत खींच लिया अपनी ओर। अरे कहाँ की एकता की बात कर रहे हैं आप, एक दूसरे को गाली देते हैं, मल्लिकार्जुन का नाम आप रेकमेंड कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो कभी खुदा ना खासा कभी होगा नहीं, अगर ये किसी प्रकार से भी मेजोरिटी में ये इनके प्रकरण आ गए, ममता बनर्जी सबसे आगे झंडा लेकर के खड़े होंगी, मैं बनूंगी प्रधानमंत्री। ये इस प्रकार की बातें पब्लिक आपको समझ चुकी है, आपके चरित्र को पहचान चुकी है। कलकत्ता के अंदर किस तरह से आप वायलेंस की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या संदेश खाली आपने किया हुआ है। ममता बनर्जी का तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। क्यों आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव किया और उसके बाद क्यों विड्रॉ कर लिया? आज आप खुल के क्यों नहीं बोलते कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे? ठीक है। अरे भाई आप जो है विरोधाभास से घिरे हुए हैं, आप विरोधाभासों से घिरे हुए हैं, जनता का आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं, आपकी कोई नुमाइंदगी। भाई विपक्ष ये कह रहा है कि हार का डर है, आप कह रहे हैं कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ज़ेबा कुछ कहना चाह रही है और आप देश के आगे ले जाना चाहते हैं। मुकेश जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ज़ेबा खान आपका क्लोजिंग रिमार्क दीजिएगा जी। देश की जनता ने चेहरा पहचान लिया, बिल्कुल देश की जनता ने पहचान लिया है कि देश के लिए कौन सही है और कौन नुकसानदायक है। 10 सालों में जिस तरह 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में, उसके बाद से बोल दिया जाता है चुनावी जुमले हैं, किसानों की आय दुगनी होगी। आज भी खनौरी बॉर्डर पर और पंजाब में लट खा रहे किसान, मार खा रहे हैं जी। कर्ज किसका माफ किया जा रहा है? पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है। युवा बेरोजगार है, पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़ा तलवाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण झूठा जुमला निकला ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सदी का सबसे बड़ा जुमला निकला। आज ठीक है, आप कह रहे हैं संविधान बदलने की बात की जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी के चपेट में है मौजूदा सरकार। ठीक है, किए जा रहे, देश की जनता पहचान चुकी है भाजपा को। सौरभ दुबे जी क्लोजिंग रिमार्क आपका। जवाब देगी और जवाब दे रही है भाजपा। ठीक है सौरभ दुबे जी क्लोजिंग रिमार्क। गुब्बारा फूट चुका है। देखिए, एक मौका था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास, क्योंकि हमारे हिंदू जो शास्त्र हैं उसके हिसाब से कहा जाता है कि शाम को जो है वो जीवा पे सरस्वती जो है माँ सरस्वती विराजमान होती है। तो कम से कम वो मेरा नाम लेने की जगह अखिलेश यादव जी का भी नाम दे देते कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री हटने के बाद जो है अखिलेश यादव बनेंगे, तो उनकी जो है इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन वो उन्होंने वहां पर मेरा नाम ले दिया, कोई बात नहीं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे? क्या वो लोग होंगे जो जेल के अंदर हैं या वो लोग होंगे जो बेल पे हैं? मतलब जेल के अंदर वाले और बेल पर घूमने वाले लोग जो है वो प्रधानमंत्री की ख्वाहिश देख रहे हैं। अरे भैया, पहले गठबंधन में एक ऐसा नेता तो तैयार करो आप जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम न लगा हो, जिसके ऊपर कोई जिसको बेल न लेनी पड़ी हो, जो जेल के अंदर न गया हो। यहाँ तो बड़े बड़े लोग ऐसे बैठे हैं जिनके मुखिया सत्ता चला रहे हैं जेल के अंदर से। क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है? ठीक है, फराज कीजिए, आपका क्या कहना है क्लोजिंग रिमार्क्स? जिनकी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटें क्या इलेक्शन के बाद सब कुछ तय हो जाएगा? उसके बाद जो है इलेक्शन से पहले वाली स्थिति नहीं बनेगी? फराज कीजिए 10 सेकंड में जल्दी से। चुनाव के पहले आपसी मतभेद जो दिखा, क्या वो चुनाव के बाद मौजूद नहीं रहेगा? फराज कीजिए जी जल्दी से। देखिए विवेक जी, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नेता लोग हैं उनकी बौखलाहट है। प्रधानमंत्री जी की लैंग्वेज आज की तारीख में इस तरह से बता रही है
कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की लैंग्वेज आप ये समझ लिए कि वो बोलने लगे कि आपके घर आपका मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, आपके राशन के डब्बे ले लिए जाएंगे, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि प्रधानमंत्री जी को ये एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुरी तरह से इलेक्शन हारने जा रही है। और 4 जून को प्रधाधानमंत्री जी, मैंने आपसे जैसे पहले भी बोला कि उनके नाम के आगे पूर्व प्रधानमंत्री लगने जा रहा है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त सीमित था। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट को देखने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि चुनाव के पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन सवाल जो मैंने पूछा कि कोई कन्वीनर का नाम या फिर कोई कैंडिडेट का नाम, उस पर कोई ठोस जवाब इस डिबेट में भी निकलकर सामने नहीं आ पाया। खैर, कल फिर हाजिर होंगे, सबका हिसाब होगा में एक नई डिबेट के साथ। तब तक वक्त ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ।